नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। C-295 एयरक्राफ्ट असेंबली प्लांट हुआ शुभारंभ। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज रहे मौजूद। सैन्य विमानों का निर्माण करने वाली पहली निजी फैसिलिटी। वेनेजुएला और ब्राजील आमने सामने। ब्रिक्स में शामिल होने पर ब्राजील ने लगाई वीटो। चुनाव के रिजल्ट से नाराज है ब्राजील। और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन हुआ जारी। WMO जारी करता है सालाना रिपोर्ट। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट के असेंबली प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज मौजूद रहे। इस प्लांट में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयरक्राफ्ट्स का निर्माण करेगी। ये भारत में स्थित पहली निजी क्षेत्र की फैसिलिटी होगी जहां पर सैन्य विमानों का निर्माण किया जाएगा। देखिए, C-295 को सबसे पहले एक स्पेनिश एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये कंपनी बाद में एयरबस का हिस्सा बन गई। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग एयरबस के स्पेन वाले प्लांट में की जाती है। सितंबर 2021 में भारत और एयरबस के बीच 56 C-295 की खरीद का समझौता हुआ था। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाई अवे कंडीशन में 2025 तक डिलीवर किए जाएंगे। बाकी एयरक्राफ्ट का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा बड़ोदरा में किया जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग दोनों कंपनीज के बीच एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के जरिए की जाएगी। 16 फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट को सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच डिलीवर करने की बात कही जा रही है, जिसमें पहला एयरक्राफ्ट भारत को सितंबर 2023 में डिलीवर किया जा चुका है। भारत में एयरक्राफ्ट का निर्माण अगस्त 2031 तक होने की उम्मीद की जा रही है। C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी क्षमता 5 से 10 टन के करीब है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें सैनिकों के क्विक रिएक्शंस के लिए एक रियर डोर भी है। C-295 दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील के जंगलों और कोलंबियाई पहाड़ों, पूर्व मध्य में अल्जीरिया और जॉर्डन के रेगिस्तानों और यूरोप में पोलैंड और फिनलैंड के ठंडे मौसम में भी उड़ान भरती है। विमान ने चाड, इराक और अफगानिस्तान में सैन्य अभियानों में भी काफी काम किया है। इसका उपयोग दुर्घटना या मेडिकल इवैक्यूएशन, विशेष मशीनों, डिजास्टर रिस्पांस और मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। फैसले के मुताबिक आधार कार्ड को आय प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए अन्य सर्टिफिकेट, मसलन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जैसे प्रमाण पत्र काम करेंगे। आधार को जारी करने वाली संस्था UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार को यूनिवर्सल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सार्वभौमिक पहचान अवसंरचना बताती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम केस की सुनवाई कर रहा था। इस मामले में अप्रैल 2015 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को 19,35,400 रुपए का कंपनसेशन देने का आदेश दिया था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कंपनसेशन को मृत व्यक्ति की उम्र और आय के आधार पर तय किया जाता है। इसमें एज एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसके बेस पर यह तय किया जाता है कि मृत व्यक्ति भविष्य में वित्तीय तौर पर कितना योगदान दे सकता था। ये कैलकुलेशंस जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें आधार कार्ड में मृत व्यक्ति की आयु 47 साल थी, लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में 45 साल थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को आधार कार्ड की एज के मुताबिक कंपनसेशन देने का फैसला लिया था। इसी को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एज की कैलकुलेशन के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को बेस बनाने की बात कही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें जस्टिस AK सीकरी ने UIADAI के एक सर्कुलर को दोहराया था, जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड एक एज प्रूफ नहीं है। रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन खत्म हो चुका है, लेकिन सम्मेलन से जुड़े वाद विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दरअसल खबर है कि वेनेजुएला ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अपील की थी, लेकिन ब्राजील के वीटो के चलते वेनेजुएला की सदस्यता पर रोक लगा दी गई है। वेनेजुएला ने ब्राजील के वीटो को एक आक्रामक और अनैतिक कार्रवाई बताया है। अब देखिए, ब्राजील और वेनेजुएला दोनों ही देशों में लेफ्ट विंग की सरकार है और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन जुलाई 2024 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित हुए। इसमें वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दोबारा जीत दर्ज की है। इन चुनावों में निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाण थे कि विपक्षी नेता एडमंड गोंजालेज ने लैंडस्लाइड जीत दर्ज की थी।
शुरुआत में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा ने वेनेजुएला का समर्थन किया, लेकिन बाद में चुनाव के पूरे ब्यौरे को जारी रखने की बात कही, जो कि वेनेजुएला द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। वेनेजुएला की तरफ से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कजान समिट में सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसमें ब्राजील ने मुख्य भूमिका निभाई। जियोग्राफी की बात करें तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। ओरिनोको नदी इस देश को विभिन्न टोपोग्राफी और अलग अलग जलवायु में विभाजित करती है। लेक मराकाइबो वेनेजुएला में ही स्थित है। ये देश अपनी सीमा ब्राजील, गुयाना और कोलंबिया से साझा करता है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल वेनेजुएला में ही स्थित है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की सदस्यता से बना एक समूह है, जिससे बीते साल कुछ नए सदस्यों को समूह में जगह दी थी। ब्रिक्स ने इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट और यूएई भी शामिल हुए हैं। विश्व मौसम संगठन ने सालाना ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में ग्रीन हाउस गैस यानी GHG एमिशन का नया रिकॉर्ड बना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का स्तर 2022 से 2023 के बीच 2.3 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm बढ़ गया है। यह लगातार 12वां साल है जब CO2 का स्तर 2 ppm से ज्यादा बढ़ा है। 2023 में CO2 का वैश्विक औसत 420 ppm था। WMO के मुताबिक पृथ्वी पर CO2 की ये स्थिति आज से 3 से 5 मिलियन साल पहले दर्ज की गई थी। तब तापमान आज के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा और समुद्र की सतह 10 से 20 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर थी। 2022 से 2023 के बीच CO2 में हुई वृद्धि पिछले साल से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन पिछले दशक के औसत से कम थी। WMO ने इस वृद्धि के पीछे कुछ प्राकृतिक कारण बताए हैं, जैसे बड़े पैमाने पर वनों में आग और जंगलों की कम कार्बन अवशोषण क्षमता और इंसानी गतिविधियों से होने वाले CO2 उत्सर्जन में वृद्धि। साथ ही एल नीनो की घटना भी 2023 में गर्म मौसम और कम बारिश का कारण बनी, खास दक्षिण एशिया में। इससे वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी, जिससे फाइनली वातावरण में ज्यादा CO2 बढ़ी। WMO के मुताबिक CO2 वायुमंडल में काफी लंबे वक्त तक बनी रहती है, इसलिए अगर नेट जीरो जैसे प्रयास करके उत्सर्जन को कम भी कर लिया जाए तो भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव लंबे वक्त तक बना रहेगा, जिससे तापमान में कमी आने में दशकों लग जाएंगे। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज ऐसे जीव होते हैं जो अपने रहने के लिए बड़े और विविधतापूर्ण आवास की जरूरत रखते हैं। इनकी सुरक्षा करने से उस पूरे क्षेत्र का पर्यावरण और अन्य छोटे जीव भी सुरक्षित रहते हैं। अम्ब्रेला स्पीशीज का संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके संरक्षण से पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ होता है। इन स्पीशीज को अम्ब्रेला कहा जाता है क्योंकि ये पर्यावरण के लिए एक छतरी की तरह काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बाघ जैसे बड़े जानवर का संरक्षण करते हैं तो उसे बचाने के लिए हमें उसके पूरे आवास क्षेत्र को बचाना होगा। इसमें कई अन्य छोटे छोटे जीव भी शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि बाघ के संरक्षण में जंगल, वहाँ के पेड़ पौधे, पानी के स्रोत और अन्य जीव जंतु भी सुरक्षित हो जाते हैं। अब आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया। ऐसा हर साल अक्टूबर में इंटरनेशनल डिस्लेक्सिया अवेयरनेस मंथ के तहत किया जाता है। इसका मकसद जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना है। डिस्लेक्सिया एक तरह की लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें पढ़ने, लिखने और शब्दों को बोलने के साथ साथ याद करने में परेशानी होती है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 10% बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर यानी सीखने की समस्या होती है। भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लर्निंग डिसेबिलिटीज को शामिल किया था। भारतीय रेलवे ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से बच्चों की सुरक्षा के लिए नई SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लॉन्च किया है। यह SOP रेलवे से जुड़े बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है। इसमें रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है ताकि बच्चों की सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा मंत्रालय ने 262 स्टेशनों पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाने की योजना बनाई है। रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले 5 वर्ष में 57,564 बच्चों की तस्करी को बचाया है। ऑपरेशन मेरी सहेली, ऑपरेशन हार्ट और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जैसे अभियानों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WJP यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया है। यह रिपोर्ट मानवाधिकारों के उल्लंघन और न्याय व्यवस्था में गिरावट को दिखाती है। WJP की हालिया रिपोर्ट में देशों का मूल्यांकन विभिन्न कारकों के आधार पर किया गया, जिसमें सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार का न होना, मौलिक अधिकार, नियमों का पालन, कानून और व्यवस्था आदि को शामिल किया गया है। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस सूची में 140वां स्थान मिला है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश बनाता है। इससे नीचे केवल माली और नाइजीरिया ही हैं। इस इंडेक्स में डेनमार्क ने पहले स्थान पर कब्जा किया है। इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी का नंबर आता है।
खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को बंद करने का निर्णय लिया है और इसकी जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह खेल विकास में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा और खेलो इंडिया योजना के तहत यूनिवर्सिटीज को खेलो इंडिया खेलों में अच्छे प्रदर्शन पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाएगी। बता दें कि ध्यानचंद पुरस्कार को 2002 में स्थापित किया गया था। वह ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स समेत अन्य खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। यह ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स समेत अन्य खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के COP16 में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट ने कोरल ट्रायंगल को होने वाले गंभीर खतरों पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ 100 से अधिक तेल और गैस ब्लॉक सक्रिय हैं और 450 से अधिक ब्लॉकों की खोज की जा रही है, जो इस क्षेत्र में 16% हिस्से को खतरे में डाल सकता है। कोरल ट्रायंगल में 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे और सोलोमन द्वीप जैसे देश शामिल हैं। इस क्षेत्र में दुनिया की 76% कोरल प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे समुद्रों का अमेजन भी कहा जाता है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कोरल ट्रायंगल में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी या फिर भारत? अगला प्रश्न है, C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर राजस्थान? आइए अब एक बार देख लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या है उसके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, 24 मार्च, 28 जुलाई या फिर 1 दिसंबर को? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न था, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है भारत, USA, चीन या फिर थाईलैंड में? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी भारत। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।